This is a very good, very transparent and a very detailed structure which is based on the consultations with industry, consultations with many other governments who have done similar structures in the past. So I think this will be a path-breaking scheme which will really help our country develop many new technologies and take them to the product level. Third, आज का डिसीजन है वो है परमकुड़ी से रामनाथपुरम का नेशनल हाईवे। ये 46 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। तमिलनाडु में आपको ध्यान होगा पंबन ब्रिज बना है, ये रामेश्वरम वाला हिस्सा। उसके साथ ही एक ऑलरेडी नेशनल हाईवे की 2 लेन रोड है, वो कनेक्ट करती है मदुराई को। तो इसमें आज के इस अप्रूवल में फ्रॉम मदुराई ऑल द वे अप टू परमकुड़ी ऑलरेडी है 4 लेन। परमकुड़ी से आगे रामनाथपुरम तक 4 लेन का प्रपोजल है, और उसके आगे जो सी वाला पोर्शन रहेगा, समुद्र वाला पोर्शन रहेगा धनुषकोडी तक जाने का, दैट इज अ डीपीआर अंडर प्रिपरेशन। उसकी डीपीआर अभी ऑलरेडी बन रही है, so that will also very soon come to the cabinet. So this way, जो तमिलनाडु के इस कोस्टल एरिया में लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, पंबन ब्रिज के टाइम में भी लोगों ने डिमांड की थी कि हाईवे का भी 4 लेनिंग होना चाहिए, वो डिमांड यहाँ से पूरी होती है। और एक अच्छा रामेश्वरम हैज बिकम अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हमारे श्रद्धा का, कल्चर का, भक्ति का तो बहुत बड़ा सेंटर है ही है, और देश विदेश से, दुनिया से लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। तो पंबन ब्रिज प्लस दिस हाईवे विल बिकम अ मेजर कनेक्टिविटी टू रामेश्वरम। मैं आता हूँ चौथे प्रोजेक्ट पे, चौथे डिसीजन पे। साथियों, खेलो भारत नीति ये बहुत बड़ा आज का एक फैसला है जो देश के लिए एक नया रास्ता बनाने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में स्पोर्ट्स पे एक अलग तरीके से ध्यान देके, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैलेंट है उसको आगे लाने का, एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे लाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में ये आज स्पोर्ट्स की पॉलिसी खेलो भारत नीति बनी है। देश में सबसे पहले 1984 में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी, फिर 2001 में बनी। 2001 का जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 20 वर्षों का, और इन 10 वर्षों में जो सुधार हुए, उसके बेसिस पे 2025 में आज नई पॉलिसी बनी, अप्रूव हुई, जो कि स्पोर्ट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम में आएगी। हम सब जानते हैं कि हमारे सामने एक विकसित भारत का बड़ा एक गोल रखा हुआ है प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने। इस विकसित भारत को इंक्लूसिव बनाना है, और इसके जितने भी आयाम हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, एग्रीकल्चर हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, हर क्षेत्र में नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े स्पोर्ट्स, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों का, इसमें सभी वर्गों को इससे लाभ मिले। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खेलो भारत नीति बनी है। इसका सबसे पहला कंटूर वो है कैसे हम देश को, देश के स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को एक्सीलेंस में लाएं। और इसका बहुत अच्छा एक मेथोडिकल सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहला इसका एलिमेंट है टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, शहरों में, सब जगह टैलेंट को आइडेंटिफाई करना।
सेकंड, टैलेंट को नर्चर करना, ट्रेनिंग के थ्रू, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, फैसिलिटीज के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, एक प्रॉपर वे में साइंटिफिक तरीके से टैलेंट को नर्चर करना। तीसरा, कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज देना, उसके लिए एक लीग कल्चर बनेगा। ब्लॉक से लेके नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक हर एक स्पोर्ट में लीग्स बनाई जाएंगी। जैसे ऑलरेडी कई स्पोर्ट्स में, 13 स्पोर्ट्स में ऑलरेडी लीग्स है। लीग होने से लगातार खिलाड़ियों को कंपटीशन का हिस्सा बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। लगातार पार्टिसिपेशन करने से स्किल लेवल बढ़ता है, कॉम्पिटेंसी बढ़ती है और एक डेवलपमेंट ग्रोथ होती है। स्पोर्ट्स के पर्सन्स की एक रेपोजिटरी बनाई जाएगी और स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की रेपोजिटरी बनेगी, कहां पे क्या जरूरत है। तो इस तरह से एक्सीलेंस राइट फ्रॉम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से लेके नर्चरिंग तक, कोचिंग तक, इंफ्रास्ट्रक्चर लेने तक, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ध्यान देकर एक प्रॉपर पूरा मेथोडिकल तरीके से एक्सीलेंस की तरफ पहुंचना, ये इसका पहला कंटूर है, पहला पिलर है। सेकंड पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पोर्ट्स के माध्यम से। स्पोर्ट्स टूरिज्म अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। जब भी वर्ल्ड कप होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं, आईपीएल का मैच होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं, फुटबॉल का, सॉकर का बड़ा मैच होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं। तो स्पोर्ट्स टूरिज्म हब भारत बने और जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट जितने भी यूज होते हैं, इक्विपमेंट में बड़े इक्विपमेंट, कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट से लेके सिंपल जो स्पोर्ट्स के खेलने में उपयोग में आने वाले सामान है, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, आत्मनिर्भर भारत की फिलॉसफी के तहत। फिर इनोवेशन, कई नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इनोवेशन के लिए इंक्यूबेटर्स बने। चौथा, जो डाइवर्सिटी है हमारी भारत में, हर अलग अलग जगह अलग अलग तरह के फिजिकल और जियो फिजिकल पैरामीटर्स हैं। कहीं पे बीचीज है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं पे रिवर्स है। इन सब का उपयोग करके कैसे हम स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करें, वो भी इस नीति का हिस्सा रहेगा। तीसरा पिलर है इसका सोशल डेवलपमेंट। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मूल विचार है अंत्योदय का, सबको साथ लेके सबको आगे बढ़ाने का, और प्रधानमंत्री जी ने इसको सबका साथ सबका विकास के नाम से आगे लेके आए। तो इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, महिलाएं हैं, ट्राइबल है, इन सब के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज डेवलप करनी। फिर इंडिजिनस स्पोर्ट्स, हमारे भारत के कई ऐसे पुराने प्राचीन समय से पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, उनको आगे लेके आना। फिर एक वायबल करियर बनाना स्पोर्ट्स को, और बहुत सारे वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स बनाना। चौथा, इसका नीति का चौथा पिलर है पीपल्स मूवमेंट बनाना स्पोर्ट्स को। किस तरह से जनता भागीदार बने, और इसमें हम सब भी भागीदार बन सकते हैं। अपने वजन को कम करें, चाहे 10,000 स्टेप्स डेली का एक टारगेट लेके चले, और वजन को कम, मैं किसी की तरफ देख नहीं रहा हूं फिर फिटनेस की रैंकिंग हो, फिटनेस की इंडेक्सिंग हो, स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस में, सब जगह स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मैक्सिमम लोगों को मिले, एक्सेसिबल हो। फिटनेस प्रोग्राम्स, योगा चैलेंज, फैमिली स्पोर्ट्स वीकेंड्स, एक तरीके से जैसा कई सोसाइटीज में देखा हमने कि स्पोर्ट्स एक जिंदगी का हिस्सा है, वैसा ही भारत में बनाने का इसमें प्रयास रहेगा इस नीति के तहत। फिफ्थ एंड फाइनल पिलर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइनमेंट। आप सब जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक पाथ ब्रेकिंग पॉलिसी है, जिससे देश के युवाओं के लिए कई नए तरह के अपॉर्चुनिटीज बन रही है। और एक पुराना जो ढांचा था जिसमें 3-4 स्ट्रीम्स के अंदर बंद के रहना पड़ता था, उससे बाहर निकलने का मौका है।
तो स्पोर्ट्स को भी एनईपी से अलाइन करके किस तरह से स्कूल के करिकुलम में एजुकेशन का हिस्सा बन जाए स्पोर्ट्स, वो व्यवस्था भी इसमें रहेगी। इस पूरे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स के गवर्नेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी यूज करने का और डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन, और हर जगह पीपीपी सीएसआर का स्पोर्ट्स में इंक्लूड करना, जिससे कि सभी का पार्टिसिपेशन हो सके। इस पूरे प्रोसेस में बहुत बड़ा कंसल्टेशन प्रोसेस लगा है, और इसके आगे इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी कंसल्टेशन आगे होगा, और सारे के सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, राज्य सरकार सबको कंसल्ट करके होल ऑफ द गवर्नमेंट के अप्रोच के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तरीके से इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से जो बड़ा गोल प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने, देश के सामने रखा है, विकसित भारत बनने के समय भारत अमंग द टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में शामिल हो, भारत की गिनती वैसी हो, वो इस नीति से अचीव करेंगे। बहुत धन्यवाद साथियों। आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ। सो फर्स्ट रो से शुरू करते हैं, लेफ्ट से सबसे पहले लक्ष्मण। सर, मैं लक्ष्मण हूँ, सीएनबीसी आवाज से। मेरा सवाल ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात की गई है, ईएलआई की, तो उसमें एक बेसिक सवाल ये है कि जब भी किसी एम्प्लॉयर को या फिर जब किसी कंपनी को एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है तो वो तो हायर करेगा, सिर्फ इस वजह से कि हमें इंसेंटिव मिले, हायर क्यों करना चाहेगा? और दूसरी जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं जवाब आपको एक्सपीरियंस से देना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि जब कोविड का समय था तो एक सिमिलर स्कीम लॉन्च की गई थी, और उसका अनुभव इतना अच्छा था दो तरीके से। एक तो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के तरीके से, एम्प्लॉयमेंट सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्किल लेवल बढ़ता है, इकोसिस्टम बनता है, एम्प्लॉय के माइंड में सर्टेनिटी आती है, फैमिली के माइंड में सर्टेनिटी आती है। तो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट इससे रहा। दूसरा, एक बहुत जगह ऐसा एक प्रयास रहता है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की जगह इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रखे। इस इंसेंटिव से फॉर्मलाइज होगा और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट रहेगा। आपका दूसरा क्वेश्चन आप पूछिए। सर, इसमें आपने कंडीशन रखा है फर्स्ट टाइमर, तो फर्स्ट टाइमर को कैसे डिफाइन करें? अलग स्कीम है। इसी स्कीम में आपने रखा है कि फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉयर को जब रखेंगे ये, तब इंसेंटिव दिया जाएगा एम्प्लॉय को, सॉरी। तो एम्प्लॉय फर्स्ट टाइमर है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पहचान? फर्स्ट टाइमर की डेफिनेशन आप ईपीएफओ में जैसे ही रजिस्ट्रेशन पहली बार करते हो तो आप फर्स्ट टाइमर होते हो। नेक्स्ट फर्स्ट रो में कोई और? ठीक, ओके। सेकंड रो लेफ्ट। हाँ, आप बताएं, इनके बाद आपका। सर नमस्कार, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा एक इसमें जानने की इच्छा ये हो रही है कि ईएलआई इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। इसमें कितने टारगेट रखे गए हैं, 1 साल में या 5 साल में, कि इतने यूथ को इसमें एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, या इसके लिए क्या चार्ज वो किया गया है, व्यवस्था की गई है? 3 करोड़ के करीब, 3 करोड़। थैंक यू। नेक्स्ट आप। 3.5 करोड़ है टोटल। 3.5। परिचय और नाम। सर, मैं तरुण शर्मा हूँ, जी बिजनेस से। सर, जो पार्ट बी है ईएलआई का, सर वो किस तरीके से काम करेगा, ये थोड़ा सा क्लैरिटी आपसे चाहिए कि जो अभी इनफॉर्मल हैं, यदि वो फॉर्मल हो जाते हैं तो आप उसको 3000 पर मंथ देंगे? पार्ट बी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, जैसा मैंने अभी बताया लक्ष्मण जी को। इसका बहुत अच्छा अनुभव ऑलरेडी है। We have this experience of implementing a scheme where the employers are incentivized to give sustained employment to the people. इसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, इसका मेथोडोलॉजी बना हुआ है प्रॉपर, और दिस वाज अ वेरी सक्सेसफुल स्कीम, इसीलिए इसको बड़े लेवल पे लेके आए। सर, संजय शर्मा हूं, इंडिया न्यूज से। सर, मेरा सवाल है कि कई सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि कई सारे आर्थिक कारणों की वजह से जिनको खेल स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ता है,
तो आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़ा, ये तो अच्छी बात की, लक्ष्य भी अच्छा निर्धारित किए, लेकिन क्या उनको कोई सरकार की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई जॉब गारंटी, इस तरह की कोई चीजें ऐसी हैं जिससे खिलाड़ी खेल ना छोड़ें, खेल की तरफ आगे बढ़ें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और वैलिड आपका कंसर्न है। जो पहला पिलर है, इस पिलर में आपने अभी सुना होगा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट नर्चरिंग, कोचिंग, देन टेकिंग टू द लेवल ऑफ एक्सीलेंस। ये बहुत क्लियर थॉटफुल प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन के बाद में जो नर्चरिंग और कोचिंग वाला पार्ट है, उसके साथ बहुत सारे इंसेंटिव्स जुड़ेंगे, बहुत सारे फाइनेंशियल चीजें जुड़ेंगी। सेकंड रो में इस तरफ कोई अपना परिचय दें और माइक ले ले। अनीता चौधरी सर, स्वदेश से। स्टेट लेवल पे जो प्लेयर्स होते हैं उनको एक सर्टेन टाइम के बाद स्पोर्ट्स छोड़ना ही पड़ता है, तो क्या उनके लिए ऐसा प्रोग्राम है कि अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने जहाँ पे जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहाँ पे क्लब डेवलप करके जो वहाँ के लोकल बच्चे हैं जो। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। जितने स्पोर्ट्स के हमारे टैलेंटेड लोग हैं जो किसी कारण से और ऊपर न जा पाए, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिले। ये जो सेकंड पार्ट है ना, स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके जरिए से, और साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स का सोशल डेवलपमेंट, इन सब के माध्यम से नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सेकंड रो में और उधर कोई? चलिए थर्ड रो वहां से शुरू कर सकते हैं। इधर कोई नहीं। हाँ थर्ड रो, हाँ थर्ड नहीं, फोर्थ रो है, आप थर्ड आ जाइए। आएंगे भी, आपके पास भी आएंगे। एक 2 नंबर दीजिए। अब से लोग आगे बैठने का प्रयास करें। हाँ बताइए सर। बिकॉज यू वांट टू मेक इट अ कल्चर, sports as a culture, and at least people should encourage themselves also to have some sort of activity. So uske liye infrastructure is very important, sir. I just wanted to know how much emphasis will there be on the infrastructure, because there are people who would want to do walks or running or cycling. For that you also need good roads. So all of that is needed to be done and has to have. डेफिनेटली आपका पॉइंट सही है। जो नेशनल एक्सीलेंस वाला पॉइंट है और स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर पार्ट रखा गया है। मैंने अपने ब्रीफिंग में भी क्लियरली बोला था, जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट नर्चरिंग, कोचिंग, टेकिंग टू एक्सीलेंस, साथ में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये सब पूरे इसका इकोसिस्टम का हिस्सा बनेगा। फोर्थ रो शुरू करते हैं, लेफ्ट से द्वेष। Hi sir, I'm Tuesh from Economic Times. Sir, regarding the research and development scheme, how will it be decided that any government money which is spent is not done on a project which does not really result in an outcome that is of use? Very good question. Only those projects which are at TRL level 4, technology readiness level 4, they will be eligible for support under this. ये जो ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा है सेकंड नंबर पे, सपोर्ट प्रोजेक्ट्स विद TRL 4 एंड अबव, जो प्रोजेक्ट TRL लेवल 4 तक पहुंच गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ रेडी टू यूज टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई। TRL 1, TRL 2, TRL 3 स्टिल एक्सपेरिमेंटल होता है। TRL 4 में प्रोटोटाइप से आगे का बन चुका होता है। और अगर हम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का देखें तो मोस्टली आइडिया आया, कॉन्सेप्ट बना, POC बना, वहां से TRL लेवल 4 तक पहुंचा, प्रोटोटाइप बना, उसके आगे बड़ी एक बैरियर आ जाती है, वैल्यू ऑफ डेथ उसको बोलते हैं। इस जगह पे अगर सपोर्ट मिल जाए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट्स अ वेरी वेल थॉट थ्रू एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट 209। सर मैं सुशील राघव हूँ जनसत्ता से। सर ये रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम में हर प्रोजेक्ट को अधिकतम कितना फंड दिया जा सकता है, क्या इसकी कोई सीमा निर्धारित है? पॉलिसी लेवल पे और जो नीचे इसमें स्ट्रक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे डिसाइड किया जाएगा। एक ब्लैंक, एक कॉमन सीमा इस तरह से नहीं रखेंगे, क्योंकि मान लीजिए एनर्जी ट्रांजिशन का काम है, उसमें अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी, बायोटेक्नोलॉजी है उसमें अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होगी। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स उसका सपोर्ट निर्धारित करेंगे। डिपेंड, वो फ्लेक्सिबिलिटी स्कीम में रखी गई है।
17. Hi sir, I'm Kuldeep from Informist Media. Sir, just need a clarity on outlay for ELI scheme. So is it 1.07 lakh crore as mentioned in your PPT or 99,446 crore PIB release says? So could you just clarify sir that? 99 is the correct number. 1 lakh crore, yes. 99 is the correct number. 19. Thanks. ये करेक्शन कर लेना बिफोर यू सेंड आउट दी स्लाइड्स, करेक्शन कर लेना. Next, Lakshman. Sir, Prakash Pedashi from ET now. On this research development scheme, so will there be any criteria for the selection of sunrise or strategic sectors? सारे सेक्टर्स जो है मोर और लेस डिफाइंड है. ये सारे सेक्टर्स आपके सामने 1 2 3 4 5 एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक, क्वांटम, रोबोटिक्स, स्पेस, AI with specific challenges in agriculture, health, education, biotech, biomanufacturing, synthetic bio, pharma on medical devices, digital economy, technologies required for strategic reasons. ये 6th वाला जो पॉइंट है ये ओपन पॉइंट है, तो जो गवर्निंग बॉडी का स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर में इसमें डिसाइड होंगे. Okay, thank you. Next, 4th row there, 163. थैंक यू सर. थर्ड रो में कुछ रह गए थे क्या? इनको चांस पहले थर्ड में हाँ, yes, 163. मिस कर गया था. 166 दीजिए. सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इनको देना है सर. हाँ, उनको दीजिए. देना क्यों नहीं है? सर, समीर दीक्षित हूँ. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को लेकर के दो चीजें समझना चाहूंगा. पहला जो ELI स्कीम है, ELI पे, उसमें सर जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उसमें ये पॉइंट है कि 6 महीने तक कंसिस्टेंट वो जॉब रहेगा, तब आप उनको वो बेनिफिट देंगे. अगर जॉब स्विच करते हैं तब भी क्या ये रहेगा? दूसरा सर, जो एम्प्लॉयर्स होंगे जो एम्प्लॉयमेंट देंगे सस्टेन करने के लिए रखा जा रहा है. 6 महीने नहीं 12 महीने है. 6 महीने के बाद में पहला इंस्टॉलमेंट और 12 महीने के बाद में दूसरा इंस्टॉलमेंट. इसका जॉब स्विच करने से कोई कनेक्शन नहीं. आपको करना, आपको 12 महीने नौकरी करनी. अच्छा है. जो एम्प्लॉयमेंट देगा सर उसको मिनिमम कितने नंबर का एम्प्लॉयमेंट करना होगा टू हैव दिस इंसेंटिव टू टेक द एडवांटेज? जो एम्प्लॉयमेंट देगा, द एम्प्लॉयर पार्ट 2 में हाँ, जो 50 से कम के एस्टेब्लिशमेंट है उनको एडिशनल 2 एम्प्लॉय लेने पड़ेंगे एलिजिबिलिटी के लिए, और जो 50 से बड़े वाले एस्टेब्लिशमेंट है उनको 5 मिनिमम चाहिए टू गेट एलिजिबल इन दिस. एंड वन क्वेश्चन ऑन द खेल नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी पार्ट सर. देखो आपने पास किया था. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन नहीं, पीछे वालों का है. सो सर, ज्यादातर एपेक्स बॉडीज में जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं उसमें पॉलिटिशियंस ज्यादातर बॉडी को गवर्न कर रहे हैं या उनके हेड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है. ऐसे में फ्रॉम द गवर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हाउ विल यू एंश्योर, हाउ द गवर्नमेंट विल एंश्योर कि उसका राजनीतिकरण ना हो? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा. इसीलिए अगर आप देखोगे इतनी वेल थॉट थ्रू पॉलिसी बनी है जिसमें जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैटर है हर एक मैटर को इसमें कवर किया गया है. चाहे एक्सीलेंस बढ़ानी हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट का हो, पीपल्स मूवमेंट बनाना हो, एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसको जोड़ना है. और स्पोर्ट्स की गवर्नेंस को, जो आपका प्रश्न इस पॉइंट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स के गवर्नेंस का प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बने, वो भी इस पॉलिसी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है और वो सबके साथ कंसल्ट करके ही बनेगा. सर नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, टोटल न्यूज से. सर ये जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रतिभाएं आती हैं, खेल प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्र से और खास तौर से देहात से खेल के मैदान नहीं होते हैं. क्या नई पॉलिसी में इस पहलू को एड्रेस किया गया है? बिल्कुल हाँ. दूसरा सर, एक IT मिनिस्टर भी हैं आप. एक सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को लेकर एक लेख लिखा है, ब्लॉग लिखा है और उसमें उन्होंने क्रांतिकारी कदम बताया इसको. नई डिजिटल इंडिया में प्राइवेसी एक बड़ा चिंताएं हैं, खासतौर से कैबिनेट ब्रीफिंग पे क्वेश्चन रखो ना. आज कैबिनेट ब्रीफिंग पे रखो, कैबिनेट ब्रीफिंग पे रखो. कुछ डिसिप्लिन अपन ने फॉलो किए हमेशा, उसी डिसिप्लिन पे रहना चाहिए. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछो. 4th रो में कोई नहीं. 5th हाँ या 180. सर मैं दीपक हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया से. लिखता तो इंग्लिश में हूँ पर पूछूंगा हिंदी में
क्योंकि आगे समस्या उड़िया में भी पूछ नहीं आगे समस्या आ सकता है सर। तो सर वन थिंग, ये जो पॉलिसी आपका नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो बनाए हैं सर, इस पे क्योंकि आगे हम जो है ओलंपिक्स के लिए भी बिड करने वाले हैं, इसको कितना ध्यान में रखा गया है? क्योंकि बहुत छोटा टाइम है और हमें अपना जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार करना है, तो किस तरह की है क्या सर? स्पोर्ट्स पॉलिसी देश को 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में ले जाने के लिए, उसमें कई इंटरमीडिएट गोल्स होंगे। एक गोल ये भी रहेगा, तो डेफिनेटली उस गोल को अचीव करने में भी ये स्पोर्ट्स पॉलिसी हेल्प करेगी। 5th row, anybody from that side? 4th row नहीं है हमारे class। 5th row। नहीं उधर भी लोग अभी उधर जाएंगे सर। ये खेलो भारत नीति 2025 बहुत अच्छा नीति शुरुआत की गई है। एक केवल समझने के लिए है कि जो स्पोर्ट्स में आते हैं बच्चे, शुरुआत में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अमूमन जो देखने में आता है कि गोल्ड, ब्रॉन्ज या सिल्वर लेकर आता है, उनको जॉब लग जाती है, या कुछ बच्चों को और भी जॉब लग जाती है, बाकी का कुछ पता नहीं चल पाता है कि आगे क्या करें। उनकी पढ़ाई का उम्र खत्म हो जाती है और नौकरी तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसे जो छात्र हैं, ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में लगन से लगे हुए हैं, लेकिन उनका फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन होता है जॉब को लेकर, क्या खेल नीति में ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये वाकई एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एड्रेस इसमें किया गया है 2 तरीके से। एक तो टैलेंट को नर्चर करना कंटिन्यूअसली, हर लेवल पे टैलेंट रहेगा, ब्लॉक से लेके, ग्रामीण क्षेत्रों से लेके, बड़े शहरों में लेके, और एक्सीलेंस ओलंपिक्स लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का। इस पूरी जर्नी में जरूरी नहीं कि सब लोग ऊपर तक पहुंच पाए, तो जो बाकी जगह पे रह गए उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनेगी। कई तरह की जो फैसिलिटीज इसमें बनाई जाएगी। स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिखा गया है, स्पोर्ट्स टूरिज्म के माध्यम से, मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम के माध्यम से कई तरह की नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। साथ ही साथ एजुकेशन के साथ इसको पूरी की पूरी पॉलिसी को एनईपी के साथ अलाइनमेंट कर रहे हैं। अलाइनमेंट करने से एजुकेशन के क्रेडिट भी उसमें मिलेंगे, तो एक मच बेटर सिचुएशन आएगी कंपेयर टू व्हाट वी हैव टुडे। उस रो में कोई नहीं। 4th रो में इधर 280। हम आएंगे आपके पास 5th रो में। Sir, this is Gopi Krishnan from Pioneer. As far as the ELI scheme, how these employers, the companies, the job givers are listed, and regarding this subsidy, is it a full subsidy or up to 15,000? So there are 2 parts to it. For the first timers, the subsidy is up to 15,000 rupees, and it is a proportionate subsidy, proportionate to the wages. There are slabs which are defined in the detailed circular. For the employers, this is maximum up to 3,000 rupees per month per employee. These are the 2 limits which are put here, and the eligibility is very clearly defined, and the measurement is through the EPFO fund, so that it's very clearly measured, audited, properly recorded, and there is a proper digital mechanism by which the payment will be made, and there is very good experience of doing this during the COVID time. 5th. Yes, Mr. Chopra. So this is Sanjeev Chopra from PTI. ये खेलो भारत नीति में आपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एंड टू टेक इंडिया टू अमंग द टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस इन द वर्ल्ड, इसमें लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना फंड ईयर मार्क किया गया है इन द नेक्स्ट देखो, स्कीम और पॉलिसी में डिफरेंस होता है। स्कीम में स्पेसिफिक अमाउंट्स होते हैं, पॉलिसी में एक डायरेक्शन तय होती है, किस तरह से चलेंगे वो तय होता है। उसके बाद में उसमें कई सारी स्कीम्स बनती है। When the schemes are made, the amounts will come. 5th row में 16. बहुत questions हैं आज। Hi sir, Cyril Sharma from Hindustan Times. So under the research development and innovation scheme, are you also thinking of including the semiconductor industry in it? Semiconductor already has a very dedicated program, India Semiconductor Mission. Right, sir, but you have said that, the focus will now be on designing and designing. That's a separate thing, no? This is
The areas which are covered are already written here. I have spoken about it twice. Semiconductor, since there is already a very dedicated scheme for it, so that's why it has not been included. But if there is a fundamental research activity which needs to come in, then ISM and ANRF can already, there is a mechanism by which they can collaborate. Fifth row this side, 247. Sixth row. Sir, Shishir here from Hindu Business Line. Sir, I have two questions on this ELI. One is that when you are talking about the first timer, will it be aligned to PM internship scheme? Because the one big problem is that how to define the first timer. I mean, just you are getting the first job. So are you aligning with the PM internship scheme so that the employer will have some clarity about the employee? Brilliant question. Yes, it is. All these schemes are aligned, and there is a synergy between them. And my second question is, what is the cutoff date for Part A? Because in the Part B, you have mentioned August 1, but in Part A, the... August 2025 to 31st July 2027. It was not, I'm sorry, sir. Yeah, thank you. Okay, thank you. I think questions are over. अच्छा अभी आप हैं एक तो 81 रह जाते हैं, बताइए दीजिए उनको. सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रभा साक्षी से. मेरा जो सवाल है सर ईएलआई को लेकर एक ये है कि इससे एम्प्लॉयर्स को क्या लाभ होने वाले हैं, और दूसरा सर जो स्पोर्ट्स क्रांति देश में लाने की जो तैयारी की जा रही है उससे आपको लगता है कि जो खासतौर पे युवाओं में नशे की लत होती है उसके खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें भी वो सहायक सिद्ध होगी वो? हाँ बिल्कुल, जैसे अच्छे स्पोर्ट्स में, अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ में और ऐसी प्रोडक्टिव और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में जब युवा जुड़ेंगे तो ज़रूर उनका बाकी वाला अट्रैक्शन कम होगा, डेफिनेटली उसमें लाभ मिलेगा. इसमें एम्प्लॉयज़ का फोकस है पूरी ईएलआई स्कीम में, फोकस सारा एम्प्लॉयज़ पे. थैंक यू. सर पार्ट बी वाले में ना, सो who are these employees who will get these 3,000 per month? Additional employment के लिए? No, basically two additional employee. दो जो additional किसी एक establishment में 50 है, उसके ऊपर जो मिला उनको मिला. So these two additional employees will get these 3,000, and these can be with any number of experience in job sector. Okay. बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम के बारे में बहुत क्लियर एक पैकेज की घोषणा की थी. उसके बाद में इस पे काफी अच्छा काम हुआ और डिटेल में जितना इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके, सबके साथ कंसल्टेशन करके एक बहुत ही अच्छी स्कीम बनी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनी है. यह है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा. ELI विल बी फोकस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इसके दो पार्ट्स हैं. पार्ट 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, पार्ट 2 है जो कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करे. दोनों पे मैं डिटेल में आता हूं.
पार्ट 1 जो सपोर्ट टू फर्स्ट टाइमर्स, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट टाइमर्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस होती है जब वो जॉब सर्च में जाते हैं। एक्सपीरियंस वाले को हमेशा एक प्रायोरिटी मिलती है, कॉस्ट भी लगती है एक जॉब सर्च में। उन सब को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने तक की सब्सिडी, 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को, दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइमर्स। और ये बहुत अच्छे कंसल्टेशन, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन के बाद में ये स्कीम बनी है। करीब 6 महीने 7 महीने का कंसल्टेशन इसमें हुआ है, उसके बाद में ये स्कीम बनी है। इससे फर्स्ट टाइमर्स को बहुत मदद मिलेगी। उनको एम्प्लॉयर्स जब हायर करेंगे तो जो बड़ा एक पशोपश रहता है एम्प्लॉयर्स के माइंड में कि एक्सपीरियंस को लूं या फर्स्ट टाइमर को लूं, वो इससे दूर होगा। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा, अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ। ये अप टू है, इसके 3 अलग अलग स्लैब्स हैं, जो कि जब लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से डिटेल आएगा तो आपको वो स्लैब्स भी मिल जाएंगे। अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय 2 साल के लिए, और हर 6 महीने के बाद में पेमेंट मिलेगा। सो दैट मीन्स एक सस्टेन एम्प्लॉयमेंट रहेगा। कई इसके फायदे होंगे। लगातार एम्प्लॉयमेंट में रहने से स्किल का लेवल बढ़ता है, माइंड में एक सर्टेनिटी आती है, ओवरऑल ग्रोथ, जो कंपनी की ग्रोथ हो, एम्प्लॉय की ग्रोथ हो, दोनों एक सस्टेन्ड वे में चल पाते हैं। ये जो एम्प्लॉयर्स अपने बेस लाइन एक तय करेंगे, उस बेस लाइन से ऊपर एम्प्लॉयमेंट दे, उनको ये एलिजिबिलिटी रहेगी। जो 50 से कम वाले एस्टेब्लिशमेंट है वो 2 और एडिशनल एम्प्लॉय लगाएं तो उनको ये मिलेगी, ये सपोर्ट मिलेगा। और बाकी जो 50 से ज्यादा वाले एस्टेब्लिशमेंट है उसमें 5 एडिशनल एम्प्लॉयमेंट देने पे ये सपोर्ट मिलेगा। एकदम क्लियर है ना इसमें यहां तक? सेकेंड स्कीम में आता हूं मैं, सॉरी, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग में 4 साल रहेगा। सेकेंड स्कीम में आता हूं, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। हम सब ने देखा कि R&D में जो देश ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और टेक्नोलॉजी डेवलप करना, और एक इंडस्ट्री में, समाज में, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, सब जगह एक बड़ा बेनिफिट रहता है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF कुछ समय पहले कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की थी। ANRF ने देश दुनिया में लंबे कंसल्टेशन किए, कई ऐसे देशों के प्रोग्राम्स भी स्टडी किए, जैसे इजराइल का प्रोग्राम है, जैसे US का प्रोग्राम है, जहाँ पे सिंगापुर का प्रोग्राम है, जर्मनी का प्रोग्राम है, जिसमें रिसर्च से प्रोडक्ट तक ले जाने का एक बहुत अच्छा रोड मैप बना हुआ है। रिसर्च से प्रोडक्ट तक ले जाने का एक अच्छा रोड मैप बना हुआ है। उस रोड मैप, उस लर्निंग और उस कंसल्टेशन के बेसिस पे ये प्रोग्राम बनाया गया है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर जो आज की इकोनॉमी और भविष्य की इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, उन सब डोमेन्स में रिसर्च करने के लिए और रिसर्च के बाद में उसको प्रोडक्ट लेवल तक ले जाने के लिए सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। ये हमारे सनराइज और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स डिफाइन किए गए, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक जिसमें रोबोटिक्स, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस, स्पेशली एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन में, बायोटेक, बायो मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक बायो, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, फिर डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स, और जो स्ट्रैटेजिक रीजंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए जो
टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो सारे सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ANRF को फंड्स दिए, 1 लाख करोड़ रुपीस के फंड्स दिए। ये एक 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन है। ANRF का जो स्पेशल पर्पस फंड बनेगा वो सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स को कंसेशनल रेट पे फंडिंग करेंगे। सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स में बहुत सारे हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर्स हैं और इसके अलावा भी नए फंड मैनेजर्स जो डेवलप करेंगे, उन सबके पास ये फंड जाएगा। वो लोग नीचे प्रोजेक्ट को असेस करके, अप्रेज करके, उसकी वेटिंग करके, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट सिलेक्शन करके आगे फंडिंग करेंगे। ये जो फंडिंग होगी वो सपोर्ट, इक्विटी और डेट दोनों तरह का होगा। जैसे VC फंडिंग होती है, वेंचर कैपिटल फंडिंग होती है, वैसे ही इसमें VC और डेट का कॉम्बिनेशन रहेगा। सारे सेक्टर्स जो स्पेसिफिकली डिफाइंड है, उन सेक्टर्स में ये फंडिंग जाएगी। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है ये, और ऐसा स्ट्रक्चर दुनिया में बहुत सारी जगह सक्सेसफुल हुआ है, और इंडस्ट्री के साथ डिटेल डिस्कशन होने के बाद में ये स्ट्रक्चर बना है। गवर्नेंस के लिए बहुत एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा। एक तो ANRF की गवर्निंग बॉडी रहेगी, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, ये ब्रॉड पॉलिसी डिसीजंस के लिए। उसके बाद में डे टू डे जो डिसीजंस होंगे वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, इसमें जिस सेक्टर का प्रोजेक्ट है उस सेक्टर के सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। मान लो एनर्जी ट्रांजिशन का क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है तो उसमें MNRE के सेक्रेटरी शामिल होंगे। मान लो AI से रिलेटेड है तो मेटी के सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। मान लो बायो फार्मा है तो उसमें हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल के सेक्रेटरी भी उसमें रहेंगे। नीचे इन्वेस्टमेंट कमेटी बनेगी, जो कि जिस तरह से वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कमेटी काम करती है प्रोजेक्ट को अप्रेज करने के लिए, वो उसी मेथड से काम करेगी। दिस इज अ वेरी गुड, वेरी ट्रांसपेरेंट एंड अ वेरी डिटेल्ड स्ट्रक्चर which is based on the consultations with industry, consultations with many other governments who have done similar structures in the past. So I think this will be a path-breaking scheme which will really help our country develop many new technologies and take them to the product level. Third, आज का डिसीजन है वो है परमकुड़ी से रामनाथपुरम का नेशनल हाईवे। ये 46 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। तमिलनाडु में आपको ध्यान होगा पंबन ब्रिज बना है, ये रामेश्वरम वाला हिस्सा। उसके साथ ही एक ऑलरेडी नेशनल हाईवे की 2 लेन रोड है, वो कनेक्ट करती है मदुराई को। तो इसमें आज के इस अप्रूवल में फ्रॉम मदुराई all the way up to परमकुड़ी already है 4 लेन। परमकुड़ी से आगे रामनाथपुरम तक 4 लेन का प्रपोजल है, और उसके आगे जो सी वाला पोर्शन रहेगा, समुद्र वाला पोर्शन रहेगा धनुषकोडी तक जाने का, दैट इज अ DPR अंडर प्रिपरेशन। उसकी DPR अभी ऑलरेडी बन रही है, सो दैट विल ऑल्सो वेरी सून कम टू द कैबिनेट। सो दिस वे जो तमिलनाडु के इस कोस्टल एरिया में लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, पंबन ब्रिज के टाइम में भी लोगों ने डिमांड की थी कि हाईवे का भी 4 लेनिंग होना चाहिए, वो डिमांड यहाँ से पूरी होती है। और एक अच्छा रामेश्वरम हैज बिकम अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हमारे श्रद्धा का, कल्चर का, भक्ति का तो बहुत बड़ा सेंटर है ही है, और देश विदेश से, दुनिया से लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। तो पंबन ब्रिज प्लस दिस हाईवे विल बिकम अ मेजर कनेक्टिविटी टू रामेश्वरम। मैं आता हूं चौथे प्रोजेक्ट पे, चौथे डिसीजन पे। साथियों, खेलो भारत नीति, ये बहुत बड़ा आज का एक फैसला है जो देश के लिए एक नया रास्ता बनाने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में स्पोर्ट्स पे
एक अलग तरीके से ध्यान देके और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैलेंट है उसको आगे लाने का एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे लाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में ये आज स्पोर्ट्स की पॉलिसी खेलो भारत नीति बनी है। देश में सबसे पहले 1984 में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी, फिर 2001 में बनी। 2001 का जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 20 वर्षों का और इन 10 वर्षों में जो सुधार हुए उसके बेसिस पे 2025 में आज नई पॉलिसी बनी, अप्रूव हुई, जो कि स्पोर्ट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम में आएगी। हम सब जानते हैं कि हमारे सामने एक विकसित भारत का बड़ा एक गोल रखा हुआ है प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने। इस विकसित भारत को इंक्लूसिव बनाना है और इसके जितने भी आयाम हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, एग्रीकल्चर हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, हर क्षेत्र में नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े स्पोर्ट्स, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों का इसमें सभी वर्गों को इससे लाभ मिले, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खेलो भारत नीति बनी है। इसका सबसे पहला कंटूर वो है कैसे हम देश के स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को एक्सीलेंस में लाएं। और इसका बहुत अच्छा एक मेथोडिकल सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहला इसका एलिमेंट है टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, शहरों में, सब जगह टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। सेकंड, टैलेंट को नर्चर करना, ट्रेनिंग के थ्रू, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, फैसिलिटीज के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, एक प्रॉपर वे में साइंटिफिक तरीके से टैलेंट को नर्चर करना। तीसरा, कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज देना, उसके लिए एक लीग कल्चर बनेगा। ब्लॉक से लेके नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक हर एक स्पोर्ट में लीग्स बनाई जाएंगी। जैसे ऑलरेडी कई स्पोर्ट्स में, 13 स्पोर्ट्स में ऑलरेडी लीग्स है। लीग होने से लगातार खिलाड़ियों को कंपटीशन का हिस्सा बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। लगातार पार्टिसिपेशन करने से स्किल लेवल बढ़ता है, कॉम्पिटेंसी बढ़ती है और एक डेवलपमेंट ग्रोथ होती है। स्पोर्ट्स के पर्सन्स की एक रेपोजिटरी बनाई जाएगी और स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की रेपोजिटरी बनेगी, कहां पे क्या जरूरत है। तो इस तरह से एक्सीलेंस राइट फ्रॉम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से लेके नर्चरिंग तक, कोचिंग तक, इंफ्रास्ट्रक्चर लेने तक, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ध्यान देकर एक प्रॉपर पूरा मेथोडिकल तरीके से एक्सीलेंस की तरफ पहुंचना, ये इसका पहला कंटूर है, पहला पिलर है। सेकंड पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पोर्ट्स के माध्यम से। स्पोर्ट्स टूरिज्म अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। जब भी वर्ल्ड कप होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं, आईपीएल का मैच होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं, फुटबॉल का, सॉकर का बड़ा मैच होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं। तो स्पोर्ट्स टूरिज्म हब भारत बने और जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट जितने भी यूज होते हैं, इक्विपमेंट में बड़े इक्विपमेंट, कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट से लेके सिंपल जो स्पोर्ट्स के खेलने में उपयोग में आने वाले सामान है, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, आत्मनिर्भर भारत की फिलॉसफी के तहत। फिर इनोवेशन, कई नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इनोवेशन के लिए इंक्यूबेटर्स बने। चौथा, जो डाइवर्सिटी है हमारी भारत में, हर अलग अलग जगह अलग अलग तरह के फिजिकल और
जियो फिजिकल पैरामीटर्स हैं। कहीं पे बीचीज है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं पे रिवर्स है। इन सब का उपयोग करके कैसे हम स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करें, वो भी इस नीति का हिस्सा रहेगा। तीसरा पिलर है इसका सोशल डेवलपमेंट। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मूल विचार है अंत्योदय का, सबको साथ लेके सबको आगे बढ़ाने का, और प्रधानमंत्री जी ने इसको सबका साथ सबका विकास के नाम से आगे लेके आए। तो इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, महिलाएं हैं, ट्राइबल है, इन सब के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज डेवलप करनी। फिर इंडिजिनस स्पोर्ट्स हमारे भारत के कई ऐसे पुराने प्राचीन समय से पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, उनको आगे लेके आना। फिर एक वायबल करियर बनाना स्पोर्ट्स को, और बहुत सारे वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स बनाना। चौथा इसका नीति का चौथा पिलर है पीपल्स मूवमेंट बनाना स्पोर्ट्स को। किस तरह से जनता भागीदार बने, और इसमें हम सब भी भागीदार बन सकते हैं। अपने वजन को कम करें, चाहे 10,000 स्टेप्स डेली का एक टारगेट लेके चले, और वजन को कम, मैं किसी की तरफ देख नहीं रहा हूं। फिर फिटनेस की रैंकिंग हो, फिटनेस की इंडेक्सिंग हो, स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस में, सब जगह स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मैक्सिमम लोगों को मिले, एक्सेसिबल हो। फिटनेस प्रोग्राम्स, योगा चैलेंज, फैमिली स्पोर्ट्स वीकेंड्स, एक तरीके से जैसा कई सोसाइटीज में देखा हमने कि स्पोर्ट्स एक जिंदगी का हिस्सा है, वैसा ही भारत में बनाने का इसमें प्रयास रहेगा इस नीति के तहत। फिफ्थ एंड फाइनल पिलर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइनमेंट। आप सब जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक पाथ ब्रेकिंग पॉलिसी है, जिससे देश के युवाओं के लिए कई नए तरह के अपॉर्चुनिटीज बन रही है। और एक पुराना जो ढांचा था जिसमें 3-4 स्ट्रीम्स के अंदर बंद के रहना पड़ता था, उससे बाहर निकलने का मौका है। तो स्पोर्ट्स को भी एनईपी से अलाइन करके किस तरह से स्कूल के करिकुलम में एजुकेशन का हिस्सा बन जाए स्पोर्ट्स, वो व्यवस्था भी इसमें रहेगी। इस पूरे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स के गवर्नेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी यूज करने का, और डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन, और हर जगह पीपीपी सीएसआर का स्पोर्ट्स में इंक्लूड करना, जिससे कि सभी का पार्टिसिपेशन हो सके। इस पूरे प्रोसेस में बहुत बड़ा कंसल्टेशन प्रोसेस लगा है, और इसके आगे इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी कंसल्टेशन आगे होगा, और सारे के सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, राज्य सरकार, सबको कंसल्ट करके होल ऑफ द गवर्नमेंट के अप्रोच के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तरीके से इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से जो बड़ा गोल प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने, देश के सामने रखा है, विकसित भारत बनने के समय भारत अमंग द टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में शामिल हो, भारत की गिनती वैसी हो, वो इस नीति से अचीव करेंगे। बहुत धन्यवाद साथियों। आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ। सो फर्स्ट रो से शुरू करते हैं, लेफ्ट से सबसे पहले लक्ष्मण। सर मैं लक्ष्मण हूँ, सीएनबीसी आवाज से। मेरा सवाल ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात की गई है ईएलआई की, तो उसमें एक बेसिक सा सवाल ये है कि जब भी किसी एम्प्लॉयर को या फिर जब किसी कंपनी को एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है तो हायर करेगा, सिर्फ इस वजह से कि हमें इंसेंटिव मिले, हायर क्यों करना चाहेगा? और दूसरी जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं जवाब आपको एक्सपीरियंस से देना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि जब कोविड का समय था तो एक सिमिलर स्कीम लॉन्च की गई थी, और उसका अनुभव इतना अच्छा था दो तरीके से। एक तो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के तरीके से, एम्प्लॉयमेंट सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्किल लेवल बढ़ता है, इकोसिस्टम बनता है, एम्प्लॉय के माइंड में सर्टेनिटी आती है, फैमिली के माइंड में सर्टेनिटी आती है। तो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट इससे रहा। दूसरा,
एक बहुत जगह ऐसा एक प्रयास रहता है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की जगह इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रखें। इस इंसेंटिव से फॉर्मलाइज होगा और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट रहेगा। आपका दूसरा क्वेश्चन आप पूछिए। सर, इसमें आपने कंडीशन रखा है फर्स्ट टाइमर, तो फर्स्ट टाइमर को कैसे डिफाइन करें? अलग स्कीम है इसी स्कीम में आपने रखा है कि फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉयर को जब रखेंगे ये तब इंसेंटिव दिया जाएगा एम्प्लॉय को, सॉरी, तो एम्प्लॉय फर्स्ट टाइमर है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पहचान? फर्स्ट टाइमर की डेफिनेशन आप ईपीएफओ में जैसे ही रजिस्ट्रेशन पहली बार करते हो तो आप फर्स्ट टाइमर होते हो। नेक्स्ट फर्स्ट रो में कोई और? ठीक, ओके, सेकंड रो लेफ्ट। हाँ, आप बताएं, इनके बाद आपका। सर नमस्कार, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा एक इसमें जानने की इच्छा ये हो रही है कि ELI इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। इसमें कितने टारगेट रखे गए हैं, 1 साल में या 5 साल में, कि इतने यूथ को इसमें एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, या इसके लिए क्या चार्ज वो किया गया है, व्यवस्था की गई है? 3.5 करोड़ है। 3 करोड़ के करीब, 3 करोड़। थैंक यू। नेक्स्ट आप। 3.5 करोड़ है टोटल। 3.5। परिचय और नाम? सर मैं तरुण शर्मा हूँ, जी बिजनेस से। सर जो पार्ट बी है ELI का, सर वो किस तरीके से काम करेगा, ये थोड़ा सा क्लैरिटी आपसे चाहिए कि जो अभी इनफॉर्मल हैं यदि वो फॉर्मल हो जाते हैं तो आप उसको 3000 पर मंथ देंगे? पार्ट बी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, जैसा मैंने अभी बताया लक्ष्मण जी को, इसका बहुत अच्छा अनुभव ऑलरेडी है। We have this experience of implementing a scheme where the employers are incentivized to give sustained employment to the people. इसका already experience है, इसका methodology बना हुआ है proper, और this was a very successful scheme, इसीलिए इसको बड़े लेवल पे लेके आए। सर संजय शर्मा हूँ, इंडिया न्यूज से। सर मेरा सवाल है कि कई सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि कई सारे आर्थिक कारणों की वजह से जिनको खेल स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ता है, तो आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़ा, ये तो अच्छी बात की, लक्ष्य भी अच्छा निर्धारित किए, लेकिन क्या उनको कोई सरकार की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई जॉब गारंटी, इस तरह की कोई चीजें ऐसी हैं जिससे खिलाड़ी खेल ना छोड़ें, खेल की तरफ आगे बढ़ें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और वैलिड आपका कंसर्न है। जो पहला पिलर है, इस पिलर में आपने अभी सुना होगा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट नर्चरिंग, कोचिंग, देन टेकिंग टू द लेवल ऑफ एक्सीलेंस। ये बहुत क्लियर थॉटफुल प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन के बाद में जो नर्चरिंग और कोचिंग वाला पार्ट है, उसके साथ बहुत सारे इंसेंटिव्स जुड़ेंगे, बहुत सारे फाइनेंशियल चीजें जुड़ेंगी। सेकंड रो में इस तरफ कोई अपना परिचय दें और माइक ले ले। अनीता चौधरी सर, स्वदेश से। स्टेट लेवल पे जो प्लेयर्स होते हैं उनको एक सर्टेन टाइम के बाद स्पोर्ट्स छोड़ना ही पड़ता है, तो क्या उनके लिए ऐसा प्रोग्राम है कि अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने जहाँ पे जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहाँ पे क्लब डेवलप करके जो वहाँ के लोकल बच्चे हैं जो? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। जितने स्पोर्ट्स के हमारे टैलेंटेड लोग हैं जो किसी कारण से और ऊपर न जा पाए, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिले। ये जो सेकंड पार्ट है ना, स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके जरिए से, और साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स का सोशल डेवलपमेंट, इन सब के माध्यम से नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सेकंड रो में और उधर कोई? चलिए थर्ड रो वहां से शुरू कर सकते हैं। इधर कोई नहीं। हाँ थर्ड रो। हाँ थर्ड नहीं, फोर्थ रो है, आप थर्ड आ जाइए, तो आएंगे भी, आपके पास भी आएंगे। एक 2 नंबर दीजिए। अब से लोग आगे बैठने का प्रयास करें। हाँ बताइए। Sir, because you want to make it a culture, sports as a culture, and at least people should encourage themselves also to, have some sort of activity. So uske liye infrastructure is very important, sir. I just wanted to know how much emphasis will there be on the infrastructure, because there are people who would want to do walks or running or cycling. For that you also need good roads. So all of that is needed to be done and has to have. डेफिनेटली आपका पॉइंट सही है। जो नेशनल एक्सीलेंस वाला पॉइंट है और स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर पार्ट रखा गया है। मैंने अपने ब्रीफिंग में भी क्लियरली बोला था, जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट नर्चरिंग,
कोचिंग, टेकिंग टू एक्सीलेंस, साथ में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये सब पूरे इसका इकोसिस्टम का हिस्सा बनेगा। 4th रो शुरू करते हैं, लेफ्ट से द्वेष। Hi sir, I'm Tuesh from Economic Times. Sir, regarding the research and development scheme, how will it be decided that any government money which is spent is not done on a project which does not really result in an outcome that is of use? Very good question. Only those projects which are at TRL level 4, technology readiness level 4, they will be eligible for support under this. ये जो ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा है सेकंड नंबर पे, सपोर्ट प्रोजेक्ट्स विद TRL 4 एंड अबव, जो प्रोजेक्ट TRL लेवल 4 तक पहुंच गया है उसकी प्रोबेबिलिटी टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ रेडी टू यूज टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई। TRL 1, TRL 2, TRL 3 स्टिल एक्सपेरिमेंटल होता है, TRL 4 में प्रोटोटाइप से आगे का बन चुका होता है। और अगर हम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का देखें तो मोस्टली आइडिया आया, कॉन्सेप्ट बना, POC बना, वहाँ से TRL लेवल 4 तक पहुँचा, प्रोटोटाइप बना, उसके आगे बड़ी एक बैरियर आ जाती है, वैल्यू ऑफ डेथ उसको बोलते हैं। इस जगह पे अगर सपोर्ट मिल जाए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट्स अ वेरी वेल थॉट थ्रू।